स्वागत है सभी का डिजिटल केएनएल कोचिंग में। आज मैं बीएड सेकंड ईयर पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 4 का एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। डिस्कस द नेचर ऑफ लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन आपकी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। डिस्कस फुली द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड द सब्जेक्ट मैटर। अभी हम क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एक, जैसे इसमें क्या दिया गया है, नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस और सब्जेक्ट मैटर। ये तीन चीज़ें हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लर्नर। कौन है लर्नर? लर्नर होता है शिक्षार्थी, या जिसको हम बोल सकते हैं सीखने वाला, विद्यार्थी भी बोल सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु कौन होता है? केंद्र बिंदु होता है शिक्षा प्रणाली का विद्यार्थी। विद्यार्थी समुदाय शैक्षणिक प्रक्रिया की आत्मा और मस्तिष्क होता है। विद्यार्थी शैक्षणिक प्रक्रिया में कच्ची सामग्री की तरह होते हैं। विद्यार्थी कैसे होते हैं? कच्ची सामग्री की तरह होते हैं और अध्यापक इस कच्ची सामग्री को अच्छा और परिपक्व बनाने का कार्य करता है। प्रत्येक रूप से सीखने वालों के गुणों को उसमें साकार करने की कोशिश करता है, उनके लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है। अध्यापक उन्हें सही वृद्धि और विकास करने के लिए सहायता प्रदान करता है। आरंभ में विद्यार्थी को हम कच्चा माल भी बोल सकते हैं, यानी जो विद्यार्थी होता है वो कच्चे माल की तरह होते हैं। वे खिलते हुए फूलों की तरह होते हैं। खिलते हुए फूलों की तरह होते हैं। कौन? विद्यार्थी। बहुत भोले भाले होते हैं, मनमोहक प्राणी होते हैं। सभी संबंधित व्यक्तियों की उचित देखभाल, प्यार, स्नेह की उन्हें आवश्यकता होती है। स्कूल जीवन में उनका पालन पोषण किया जाता है और वे क्या हो सकते हैं? भावी नेता। जो विद्यार्थी आपके सामने पढ़ते हैं वो भावी नेता हो सकते हैं, स्वामी हो सकते हैं, समुदाय और जनता इन्हीं में से निकल कर आएंगे। मुख्याध्यापक या अध्यापक, मतलब समाज का हर प्रकार का व्यक्ति इन ही विद्यार्थियों से निकलकर आता है। इसलिए उन्हें आत्म अनुशासित, इसलिए उन बच्चों को आत्म अनुशासित, आज्ञाकारी, समर्पित, बलिदानी बनाने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण स्कूल प्रणाली का अंतिम लक्ष्य होता है बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना। विद्यार्थी समूची शिक्षा प्रणाली में मुख्य स्थान पर होता है। स्कूल वही जगह कहलाती है जहाँ पर विद्यार्थी हों। बगैर विद्यार्थी के स्कूल नहीं हो सकता। इसलिए एक जो लर्नर होता है उस लर्नर के अंदर ये सारी बातें उसमें बता सकते हैं। अब एक जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसके अंदर क्या गुण होते हैं? उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या होती हैं? क्वालिटीज़, एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अभी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्वयं अनुशासन, सेल्फ
डिसिप्लिन। स्वयं अनुशासन। स्वयं अनुशासन एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। स्व अनुशासन के बिना अन्य विशेषताएं बहुत कम होती हैं। विद्यार्थी स्वयं अनुशासन का अभिप्राय है विद्यार्थी स्वयं के द्वारा कहे जाने वाले शब्दों और कार्यों के बारे में सोचने में समर्थ हों। वो ऐसे निर्णय लें जो स्वयं उसके लिए और दूसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ हों। दूसरा पॉइंट आ जाता है दृष्टिकोण, एटीट्यूड। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सीखने की चेष्टा और कठिन परिश्रम करने की इच्छा अच्छे दृष्टिकोण का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है शैक्षणिक योग्यताएं, एकेडमिक स्किल्स। एकेडमिक स्किल्स, शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करना विद्यार्थी का प्रमुख कर्तव्य है। विस्तृत रूप से पढ़ना, प्रभावपूर्ण ढंग से बोलना, प्रभावशाली ढंग से लिखना एवं स्पष्ट रूप से संवाद करने की योग्यता में विद्यार्थी निपुण होने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दूसरों के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान। एक अच्छा विद्यार्थी दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह दूसरों से स्वयं के लिए चाहता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट पहलकदमी, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, पहलकदमी। एक अच्छा विद्यार्थी बिना विलंब के अपना कार्य आरंभ कर देता है। वह इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई उसे कार्य देगा तब वो काम करेगा। अच्छा विद्यार्थी अध्यापक की ओर से दिए गए प्रश्नों का और अभ्यासों से अधिक प्रश्न और समस्या हल करने का प्रयास करता है। वह न केवल अध्यापक की ओर से दिया गया कार्य बल्कि नई वस्तुओं को सीखने के अवसर भी तलाशता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है तर्कशील दिमाग, रेशनल माइंड। तर्कशील दिमाग, शिक्षा से अभिप्राय केवल जानकारी की प्राप्ति करना ही नहीं होता, अपितु यह एक नई जानकारी को प्राप्त करने, उस जानकारी को प्रामाणिक ढंग से मूल्यांकित करने और सही एवं प्रभावशाली ढंग से उसे प्रयोग में लाने की योग्यता शामिल होती है। एक अच्छा विद्यार्थी खुले दिमाग का स्वामी होता है। उसका दिमाग नए विचारों और तथ्यों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, शिक्षा विद्यार्थी को अपने अहंकार को एक तरफ छोड़ने तथा तथ्यों का मूल्यांकन और अर्थ वस्तुनिष्ठ तरीके से करने की योग्यता देती है। शैक्षणिक वाद विवाद में केवल व्यक्तिगत विचारों का कोई महत्व नहीं होता। विद्यार्थी को उन तथ्यों की वैधता को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए जिसे वो पसंद नहीं करता है। एक अच्छा विद्यार्थी अपने अहम केंद्रित दृष्टिकोण को दूर फेंक देता है और संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को विस्तृत कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट विनम्रता, ह्यूमिलिटी। एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, उसके अंदर विनम्रता का भाव होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। बहुत सी बातों को जानना तो अच्छा है, लेकिन अपने ज्ञान की सीमाएं जानने का अधिकार, अपने ज्ञान को जानने का उचित प्रकार से प्रयोग, यह भी अनिवार्य होता है। उसके बाद आ जाता है पर्सपेक्टिवनेस, संवेदनशीलता।
एक अच्छा विद्यार्थी अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। वह किसी लेखक वक्ता द्वारा लिखित या उच्चारित शब्दों को शीघ्रता और स्पष्टता से समझ लेता है। उसके बाद आ जाता है विस्तृत रुचियाँ, वाइडर इंटरेस्ट। ये हम एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। स्कूल विद्यार्थियों की रुचियों को विस्तृत करने एवं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, उसकी खोज करने के लिए अवसर प्रदान करता है। स्कूल में सुविधाजनक और विस्तृत लाइब्रेरीज, पुस्तकालय, विविध एवं नाम मात्र की खर्चीली सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक क्रियाकलाप आदि होते रहते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी बहुत चीज़ें सीख सकता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप, एक अच्छा विद्यार्थी अच्छे नागरिकों के गुणों को प्राप्त करने और विकसित करने का प्रयास करता है। वह राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करता है। उसके बाद आ जाता है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व यह एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो प्रत्येक अच्छे विद्यार्थी में होना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी पर सदैव विश्वास किया जा सकता है कि वह अच्छी चीज़ों का चुनाव करता है, जो कार्य करता है उसकी ओर ध्यान देता है। उसका चरित्र, उसका व्यवहार सदैव उत्तरदायित्व को दर्शाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस। और इसमें क्या आता है, विश्वसनीयता का गुण एक अच्छे विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। अध्यापक के उपस्थित न होने पर भी सही कार्य करने की उम्मीद ऐसे विद्यार्थी से अध्यापक को हमेशा लगी रहती है। और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी एक ऐसी विशेषता या गुण है जिसके बिना कोई भी विद्यार्थी अस्तित्व के न के बराबर है। एक अच्छा विद्यार्थी सदैव ईमानदार होता है, वह सदैव सत्यता से पूर्ण और गंभीर होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक विद्यार्थी के कर्तव्य क्या हैं। कर्तव्य क्या है विद्यार्थी के, इसमें हम अगर देखें तो कोई भी कार्य को सीखने में देरी नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा आ गया, किसी भी कार्य को सीखने में देरी नहीं। दूसरा, अनुशासन बनाए रखना। ये जैसे हमने ये पॉइंट किए हैं लगभग इन्हीं में से निकल कर आने वाले हैं। अनुशासन बनाना एक अच्छा विद्यार्थी का जो कर्तव्य बनता है, क्लासरूम के अंदर, स्कूल प्रांगण के अंदर अनुशासन को बनाए रखना। तीसरा पॉइंट आ जाता है गृह कार्य को समय पर करना। नेक्स्ट आ जाता है नियमित रहना। विद्यार्थी को खेलकूद और अन्य जो पाठ्य क्रियाएं होती हैं, एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा उनमें भाग लेने का प्रयास करता है। एक अच्छे विद्यार्थी का जो कर्तव्य है उसका होना चाहिए अच्छा चरित्र। एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर ईमानदारी, जैसे हमने यहाँ ऑनेस्टी पढ़ा था, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, विनम्रता, ये सब पॉइंट इसमें विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। उसका कर्तव्य है कठिन परिश्रमी। एक अच्छा विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, अध्यापकों का सम्मान करने वाला, अध्यापकों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी स्कूल की जो संपत्ति होती है उसको नुकसान न पहुंचाने वाला,
यानी हम बोल सकते हैं स्कूल की संपत्ति का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, ये भी उसका कर्तव्य है। स्वयं अध्ययन करने का प्रयास करने वाला, सर्वांगीण विकास चाहने वाला, केवल पढ़ाई नहीं, सर्वांगीण विकास आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, हर प्रकार का विकास करने वाला, बुरी आदतों से दूर, ये भी उसका कर्तव्य बनता है। बुरी आदतों से दूर, धूम्रपान है, शराब पीना है, नशा है, या दूसरों को सताना है, दूसरों के साथ में गाली गलौज करना है, तो ये सब पॉइंट उस विद्यार्थी के अंदर नहीं होने चाहिए, उसका ये कर्तव्य नहीं बनता। विद्यार्थियों जैसे टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनको देने वाला, परीक्षाएं हैं, टेस्ट हैं, तो उनको समय पर देने वाला, ये विद्यार्थी के कर्तव्य बनते हैं। अपनी क्लास को न छोड़ने वाला, कक्षा को न छोड़ना, ठीक है, ये उसका कर्तव्य बनता है। और देश का नेतृत्व करना, भविष्य में उसी को देश का नेतृत्व करना है, तो उसके अंदर ये कर्तव्य बनते हैं। उसके बाद इसमें हमने देखा है लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या आएगा, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय है अधिगम की गतिविधियों में विद्यार्थियों के द्वारा भागीदारी लेना। विद्यार्थी द्वारा अधिगम शिक्षक के शिक्षण का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार का अधिगम औपचारिक अधिगम कहलाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर क्वेश्चनों में पढ़ के आए हैं पेपरों में, तो हम इस पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आ जाता है हमारा हेरिडिटरी, फैक्टर्स, यानी जो वंशानुगत कर्म होते हैं। वंशानुक्रम के अनुसार कुछ व्यक्ति धनी होते हैं, कुछ निर्धन होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ भिन्न भिन्न बुद्धि के होते हैं, कुछ विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं, कुछ कम योग्यता वाले होते हैं। बुद्धिमान बच्चे शीघ्रता और आसानी से दूसरों से संबंध बना लेते हैं और सीखने की जो उनकी योग्यता होती है वो ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे मतलब थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, तो ये सारा हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर आ जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, रुचि और प्रेरणा, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन विषय वस्तु में विद्यार्थी रुचि और शीघ्रता से सीखने में मदद करती है। जब स्वयं रुचि उत्पन्न होती है तो वह तीव्र गति से सीखने का प्रयास करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अगर विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मेथड क्लासरूम के अंदर, कक्षा रूम के अंदर अगर प्रयोग किए जाते हैं तो विद्यार्थी ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। जैसे हमारे प्रोजेक्ट मेथड है, योजना विधि, जैसे हमारा प्ले वे मेथड है, खेल विधि, जैसे और भी हमारे लेबोरेटरी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, डिस्कशन मेथड है। तो ये सारे के सारे मेथड जब बच्चों के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं तो वो बच्चा जल्दी सीख पाता है। उसके बाद व्यक्तित्व की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन, व्यक्तित्व की परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्व व्यक्ति वस्तुओं को आसानी से और अच्छी तरह से समझ सकता है। उसके बाद एसोसिएशन, साहचर्य, जब नई वस्तु को पुरानी वस्तु के साथ में संबंध करके पढ़ाया जाए तो वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। जैसे बच्चों को हम पहले ABCD सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद इनसे हम क्या करते हैं, वर्ड बनाना सिखा देते हैं, फिर बच्चे धीरे धीरे इन से अल्फ़ाबेट से फिर सेंटेंस बनाना, तो यानी एसोसिएशन के माध्यम से। उसके बाद फ्रेश टाइम, सही समय,
सही समय का चुनाव अधिगम में सहायक होता है जब दिमाग तरोताज़ा हो, कोई थकावट ना हो, ज्ञान आसानी से और शीघ्रता से समझ में आ जाता है। उसके बाद एडिक्वेट नॉलेज, उपयुक्त ज्ञान। एडिक्वेट नॉलेज, यदि एक व्यक्ति वस्तुओं के बारे में उपयुक्त ज्ञान के साथ सीखने के योग्य होता है तो वह दूसरी तरफ व्यक्ति जिसके पास श्रेष्ठ ज्ञान है, वस्तुओं के बारे में सीखने में आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कल्पनात्मक मस्तिष्क, इमेजिनेटिव माइंड, कल्पनात्मक दिमाग। कल्पनात्मक दिमाग वाला व्यक्ति आमतौर पर चिंतनशील और सृजनात्मक होता है। ऐसा व्यक्ति चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखने में सफल होता है। उसके बाद है ध्यान, अटेंशन। शिक्षा प्रक्रिया में ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा प्रत्यक्षीकरण और निरीक्षण के आधार पर है जो विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इनसाइट, सूझ। अधिगम में सूझ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूझ किसी व्यक्ति में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करती है। कोई किसी वस्तु का संपूर्ण रूप से देखता है और बाद में भाग और उसके संबंधों को देखता है, और सूझ ज्ञान, चिंतन और प्रयोग से विकसित होता है। और सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। यदि कोई विद्यार्थी अच्छी तरीके से सीख रहा है तो उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट। प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रभावशाली अधिगम के लिए उचित वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षार्थी आराम से नहीं बैठा है तो वह वस्तुओं का जो समझने की योग्यता है उसको आसानी से समझ में नहीं आ पाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया था इसमें सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? विषय वस्तु। विद्यालय प्रक्रिया में विषय वस्तु प्रमुख है, शिक्षार्थी इसे ग्रहण करते हैं। विषय वस्तु अध्यापकों के हाथ में मुख्य साधन है, यानी ये मुख्य साधन होता है अध्यापक के हाथ में, उसका हथियार कह सकते हैं हम, जिसके द्वारा वह कक्षा में विद्यार्थियों को संभालता है, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, जहां तक संभव हो सके विद्यार्थियों को कुछ सिखा सके। यानी जो विषय वस्तु होती है विद्यार्थियों को कुछ सिखाने की एक क्रिया है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? एक तो ये विषय वस्तु विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। उसके अंदर विद्यार्थियों में अध्ययन रुचि उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थियों के भौतिक और सामाजिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए, भौतिक और सामाजिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। उद्देश्यों पर होनी चाहिए, विभिन्न उद्देश्य होने चाहिए, विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए। इसके अंदर सही तथ्य होने चाहिए, मतलब जो भी जानकारी हो वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। विषय वस्तु के अंदर नई जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु के अंदर नई जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार, पाठ्यक्रम में जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। 8वां नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अच्छे नागरिकों के गुणों को विकसित करने वाली, यानी आपकी जो विषय वस्तु है उससे अच्छे नागरिक निकलें पढ़ के, तो ऐसी होनी चाहिए। और मनोरंजन, विषय वस्तु के अंदर मनोरंजनात्मक तत्व भी होने चाहिए। यह
शिक्षार्थी की अगली कक्षा से संबंधित होनी चाहिए। मान लो जैसे 10th में जो पढ़ा है तो +1 में से भी संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए। विषय वस्तु कठिनाई स्तर के अनुसार होना चाहिए, मतलब इसमें सरल और कठिनाई स्तर भी होना चाहिए। विषय वस्तु का जो शीर्षक है संक्षिप्त, उचित और सार्थक। संक्षिप्त, उचित, सार्थक होना चाहिए। और लास्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है, विषय वस्तु आसान होनी चाहिए। विषय वस्तु आसान होनी चाहिए। तो ये हमारा था सब्जेक्ट मैटर। आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।